तो ये हिंदुस्तान की तारीख में एक बदनुमा दाग है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो है निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हम जो है आपको रिलैक्सेशंस देंगे, आपको जो है कुछ रायतें दे दी जाएंगी। हाँ, डोमिनियन स्टेटस शायद उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस वाले, इसीलिए जो है गांधी ने खुद इसका सपोर्ट किया। 1919 का जो अमृतसर था उसमें दरअसल मुसलमानों की अक्सरियत थी। 45% मुसलमान थे अमृतसर च उस वेले रहिंदे सी। हाँ, 1947 तक रहे जी। हुक्म सी ब्रिगेडियर जनरल दा, हाँ, डायर दा। हाँ, डायर का। तो वो लेके गए सारे के सारे हिंदुस्तानी सिपाही, कोई एक फिरंगी नहीं वहां पे जिन्होंने गोलियां चलाई। ਜਿਹੜੇ मारे गए सो मारे गए, पगड़ मचन करके कई लोग दबे गए, कई खुद छाल मार गए। जी जी, और अफरा तफरी में भी लोग मारे गए स्टैम्पीड में। अब विंस्टन चर्चिल जैसा आदमी वो जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोलता है कि ये जो है हमारे पूरी तारीख में एक बदनुमा दाग है ब्रिटिश एम्पायर में, चर्चिल ने हम तो ऐसे नहीं है। तो उनको पूछा जाता है कि एक बच्चा जिसको 303 राइफल की गोली लगी हो वो किस तरह से मदद मांगेगा। तो हिंदुस्तानी जाने जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। तो और यही रियलिटी है ब्रिटिश एम्पायर की कि ये लाशों पे खड़ा हुआ था। The Harjinder Thin Show. ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਟਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਬੁਗਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? जी। तो ये हिंदुस्तान की तारीख में एक बदनुमा दाग है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो है निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। औरत थे, बच्चे थे, किसी का फर्क नहीं किया, सब पे गोलियां चलाई गई। और उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था जिसमें पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इंडियन आर्मी का 60% हिस्सा दरअसल पंजाब से आता था। सिखों का था। हम जब आर्मी लिस्ट हम देखते हैं 1939 तक हम देख पा रहे हैं कि 33% पंजाबी मुसलमान और 31% सिख। तो 60% से ज़्यादा आपका एक आर्मी का हिस्सा पंजाब का है। और 1.3 मिलियन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पहली जंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया बरतानिया के लिए। और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हम जो है आपको रिलैक्सेशंस देंगे, आपको जो है कुछ रायतें दे दी जाएंगी। हाँ, डोमिनियन स्टेटस शायद उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस वाले, इसीलिए जो है गांधी ने खुद इसका सपोर्ट किया। लोगों को कहा गया कि आप जाइए, इस जंग में शरीक होइए, कि इससे जो है हमें, इसके एवज में हमें जो है आज़ादी शायद मिल जाए, या होम रूल। उस टाइम पे तो पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस की बात हुई नहीं थी। जब सिपाही वापस आए तब उन्होंने पाया कि कोई जो है अंग्रेज़ों ने एक भी जो है उन्होंने वो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया। कोई चीज़ नहीं, कोई वादा नहीं निभाया। उल्टा रॉलेट एक्ट
दे दिया गया कि जो आजकल हम देखते हैं इंडिया में सिमिलर लॉज हैं, एनएसए हो गया या यूएपीए हो गया, तो उस जमाने का ये था कि बिना ट्रायल के कि आपको अंदर डाल दिया जाएगा, बिना वारंट के आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है बहुत खतरनाक लॉ ये था। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ? हाँ, उस ज़माने का आप कह सकते हैं। अब उस पे तो ये वादा खिलाफी हुई और एक किस्म का जो है कि आप कह सकते हैं कि एक बिट्रेयल हुआ। तो पंजाब के लोगों में वैसे ही बहुत नाराज़गी थी और गांधी ने भी जो है अपील किया था कि इसमें हड़ताल होना चाहिए, हम जो है इसको आसानी से इस बात को हम नहीं मानेंगे राउल एक्ट के ख़िलाफ़। और इसीलिए पंजाब में जैसे हम अमृतसर में ख़ास करके डॉक्टर सत्यपाल, वो एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के, सैफुद्दीन किचलू जो कांग्रेस के भी लीडर थे, मुस्लिम लीग के भी लीडर थे। बिल्कुल। और हमें ये याद रखना चाहिए 1919 का जो अमृतसर था उसमें दरअसल मुसलमानों की अक्सरियत थी। 45% मुसलमान थे अमृतसर में। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ 1947 तक रहे। जी। 40% हिंदू थे, 13% सिख थे अमृतसर में। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के थे उस ज़माने में मुस्लिम लीग कांग्रेस में मेंबरशिप बहुत लोग इक्वली रखते थे और हिंदू महासभा कांग्रेस में भी हिंदू लोग रखते थे अपना मेंबरशिप, लाला लाजपत राय वगैरह सब। तो ये लोग जो है लोगों को जगा रहे थे कि देखिए आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है कि अंग्रेज़ों को तो ये देना था लेकिन दिया नहीं। तो ये अप्रैल के महीने में हिंदुओं का रामनवमी का त्यौहार था। रामनवमी में पहली बार हिंदू और मुसलमान इकट्ठे, सिख भी उसमें शामिल हुए, जश्न मनाया। मुसलमानों ने पानी वगैरह पिलाया हिंदुओं को जो उनके जो जल से निकल रहे थे। और इस बात को देख करके अंग्रेज़ बड़े खौफजदा हो गए थे क्योंकि उनकी गर्दन पे और ये आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी साइकोलॉजी पे 1857 कुछ इस तरह से हावी हुआ था कि वो इसको भूल ही नहीं पाए। कोई भी गैदरिंग हो गया, कोई डिस्टर्बेंस, उन्हें लगता सी बगावत होने लगी। बगावत हो जाएगी 1857 में, क्योंकि 1907 में भी उन्होंने 50वीं सालगिरह मनाई 1857 की। उस टाइम पे भी लोगों को बहुत नाराज़गी हुई कि हमारे लोगों को मारा और इस बात का जो है आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो अमृतसर में 1919 में अप्रैल के महीने में, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, आज ही के दिन और बैसाखी के दिन, क्योंकि 9 तारीख से हो रहा था, लोग आ रहे थे और बहुत भारी तादाद में गाड़ियों में भर भर के लोग आ रहे थे। उस ज़माने के जर्नलिस्ट ने लिखा भी है कि एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अमेजिंग लेवल ऑफ पीपल आर वेरी बिजी। और तो अंग्रेज़ों को ये शुबा हुआ कि कोई बगावत तो नहीं छिड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस ज़माने में रूमर्स का तो बहुत चलता था, तो रूमर्स चल ही रहे थे कि कुछ बड़ा कांड होने वाला है। हिंदुस्तानी जो है इकट्ठे कैसे क्यों आ रहे हैं, जैसे 1857 में इकट्ठे आ गए थे, उसके बाद हिंदू और मुसलमानों में तो कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं। इसके बावजूद कैसे ये रामनवमी के त्यौहार में मुसलमान भी शरीक हो रहे हैं, कैसे सिख भी आके साथ में आके मिल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे बैसाखी के रोज़, अच्छा इसी बीच इन लोगों ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया नहीं गया मार्शल लॉ का, कि आप जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जो आज सेक्शन 144 होता है वो लागू कर दिया गया कि 5 लोगों से ज़्यादा आप जो है हो नहीं सकते जमा एक जगह पे। तो ये सारी चीज़ें इश्तिहार के ज़रिए, मतलब एक रात पहले अलग अलग जगहों पे इश्तिहार लगा दिए गए, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं, लोगों को नहीं मालूम पड़ा। लोग गड्डियाँ चढ़ के आ गए, आराम से आ गए, क्योंकि बैसाखी का त्यौहार है, हरमंदिर साहब गए हैं वहाँ पे लोग सुबह से। उसके बाद जो थके हारे लोग आके उस बाग में चले गए, वहाँ पे ऑलरेडी प्रदर्शन हो रहा था। बहुत लोग आए थे सुनने के लिए, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, वो तो बस आए हैं घूमने के लिए, बाग चल रहे हैं। हाँ, बाग चले गए। उसी वक्त ये सिपाहियों को लेके गए रेजिनाल्ड डायर, और गांधी फिल्म में जो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, इसमें पहली बार उसको दर्शाया गया। और जिस तरह से, क्योंकि कोई इसके फोटो तो है नहीं, इस कांड के बाद फोटोज लिए गए, वो भी खाली जमीन पड़ी हुई है जो बाग था। आज देखने से उसको आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ था। काफी रिसर्च तो बाद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਸੀ, हाँ जी, लेकिन ਉਹਦੇ डायरेक्टर ने वो काफी जोर ला के बहुत क्रिएट किया जी। और आप देख सकते हैं कि अगर आप, और हिस्टोरियंस भी इसको एक्यूरेट मानते हैं कि मतलब ऐसे ही हुआ होगा
कि 2 आर्मर्ड कार्स जिसमें मशीन गन लगे हुए थे वो लेकर के जा रहे हैं। पीछे जो हैं गुरखा सिपाही हैं, पंजाबी सिपाही हैं, सिख सिपाही भी थे, राजपूत थे, पठान, बलोच। ये आपका 9 गुरखा राइफल्स जो इंडियन आर्मी में आज तक है, आपका 54 सिख जो अब पाकिस्तान आर्मी में है फ्रंटियर फोर्स का, 59 सिंध राइफल्स जो पाकिस्तान आर्मी में है आज ये का। सारे उत्थे सी। हाँ। इन्होंने गोलियां चलाई। हाँ, इन्होंने गोलियां चलाई। तो यहाँ से वो लेके गए सिपाही। हुक्म सी ब्रिगेडियर जनरल दा, हाँ, डायर दा। हाँ, डायर का। तो वो लेके गए, सारे के सारे हिंदुस्तानी सिपाही हैं, कोई एक फिरंगी नहीं वहाँ पे जिन्होंने गोलियां चलाई। अच्छा। हाँ, कुछ 90 लोग थे सिपाही। सबके पास राइफलें नहीं थी, ये बात भी है, कोई खुखरी लेके गए थे कोई ये, लेकिन जो है 50 राइफलें थी उस पूरे यूनिट में। और फिर एक जाके मशीन गन थी। मशीन गन थी, लेकिन मशीन गन अंदर लेके जा नहीं पाए क्योंकि वो इतना नैरो था वो एली कि उसमें गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। तो मशीन गन वाली आर्मर्ड कार जा नहीं पाई। तो इसलिए आपने मूवी में देखा होगा, वो दिखाते हैं कि वो जाके फंस जाती हैं, तो उसके बाद जो है पैदल लोग निकल जाते हैं। तो मशीन गन थी नहीं, ये बाद में किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था। लेकिन 303 ली एनफील्ड राइफल जो उस जमाने का सबसे मतलब खतरनाक advanced- हथियार हाँ, हाँ, 303 की गोली तो किसी को भी लगेगी तो फिर बच नहीं सकता। जी। तो अब वहाँ पे वो गए और उस मूवी में दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर जो सेकंड इन कमांड है 2IC जो अंग्रेज हैं, पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है सिपाहियों को, वो डायर को पूछते हैं शुड वी इशू अ वार्निंग सर। तो डायर बोलते हैं दे हैव हैड देयर वार्निंग, नो मीटिंग्स। वो तो फिल्म में दिखाया गया, एक्चुअल में क्या बातें हुई हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ इस तरह से बात हुई होगी कि गोलियां चला दी गई। अब जब उनका ट्रायल हो, आप सोचिए कि भी बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनके बीच में क्या हुआ होगा कि उनको पता ही नहीं, कोई घूमने आया है वहां पे, उन लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे गोलियां दाग देंगे। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭਗਦੜ मचन करके कई लोग दबे गए, कई खुद छाल मार गए। जी जी, और अफरा तफरी में भी लोग मारे गए स्टैम्पीड में। अब एक सीन में आप देखेंगे कि जब लोग दीवार कूदने की कोशिश कर रहे थे तो डायर देखते हैं, वो बोलते हैं कि बंदूकें उस तरफ घुमाओ, भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 3 तरफ से जलियनवाला बाग बंद था, बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था जिससे वो लोग आए थे अंग्रेज। तो अब कहाँ जाएंगे? कुआं था, कुएं में कूद गए कोई लोग जो है अब लाशों के बीच में छुपने की कोशिश की लोगों ने, स्टैम्पीड में मारे गए। एक मूवी आई थिन साहब 2 साल पहले शहीद उधम सिंह पे, जिसमें पहली बार शायद ये दिखाया गया कि जलियनवाला बाग कांड के बाद क्या हुआ। गोली मार के तो ये लोग निकल गए, उन लोगों का क्या हुआ जो वहीं पे ढेर हो गए या फिर जो है लहूलुहान होके वहीं पे पड़े रहे, कैसे लोगों को निकाला गया। तो अब जब ये मूवी आई, वो सीन आखिर के 10 मिनट वो दिखाए गए हैं, किस तरह से जो है वो बॉडीज को निकाला जा रहा है, लहूलुहान, लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। सरकार ने ऑफिशियल एस्टिमेट दे दिया 379 किल्ड। कांग्रेस ने अपना इंक्वायरी किया, उसके मुताबिक ज्यादा लोग मारे गए, 1500 से ऊपर उनका कहना था। 1560 गोलियां चलाई गई। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 379 ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 384 ਦੀ ਆ, ਫਿਰ 1200 ਦੀ ਆ, ਫਿਰ 1500 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ शहीद ਹੋਏ ਨੇ। असली गिनती कितनी का? असली गिनती कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टिमेट और कांग्रेस का रिसर्च बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट का हमें ये समझना चाहिए कि वो तो कोशिश कर रहे थे कि जितना कम हो सके दिखाया जाए, और कांग्रेस का जैसे उन लोगों ने सिर्फ जिन लोगों ने गोलियां चलाई अथॉरिटीज से बात की, बाद में जब हंटर कमेटी भी बना उन लोगों ने सिर्फ सरकारी लोगों से बात की। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई बाद में, सिर्फ सरकारी लोगों को पूछ के जो है आपने वो सरकारी लोग जो जिस हिसाब से उन्होंने अपना हिसाब दिया उस हिसाब से उन लोगों ने लिख दिया। किसी इंडियन को आए चश्मदीद गवाह से कोई बात करने की कोशिश की नहीं गई। कांग्रेस ने वहां पे जाके लोगों के फैमिली से बात की। अच्छा, कांग्रेस का हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का भी इंटरेस्ट था आगे, वो तो दिखाना चाह रहे थे कि ये हमारे लोगों पे जो है बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तो अब आप कह सकते हैं कि 1000 से लोग जरूर मारे गए उसमें और 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। तो हजारों की तादाद में ये बहुत बड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ रहा। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है।
लेकिन इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो एकदम मिलिटेंट फेज में चला जाता है कि लोगों को अब लगने लगा कि अब बस। अब विंस्टन चर्चिल जैसा आदमी वो जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोलता है कि ये जो है हमारे पूरी तारीख में एक बदनुमा दाग है ब्रिटिश एम्पायर में, कि चर्चिल ने हम तो ऐसे नहीं है। अब हिस्टोरियंस आजकल मानते हैं कि ये दरअसल चर्चिल इस बात से उनको यकीन हो गया था कि अब ब्रिटिश एम्पायर का मॉरल कोई ग्राउंड रहा नहीं इसको कंटिन्यू होने का, इस वजह से इनको एतराज़ था। हिंदुस्तानियों के लिए कोई सिंपैथी थी नहीं, उनको लग रहा था कि अंग्रेज नस्ल का जो है वो बहुत बदनाम हो गई है इस पे, जबकि ये कॉलोनियल वायलेंस का सिंबल ज़रूर है लेकिन ऐसा पहले भी किया है अंग्रेज़ों ने। हम देखते हैं 1872 में पंजाब में ही मलेरकोटला में इस तरह कूका लहर ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ क्रश ਕੀਤਾ, कूका लहर को किस तरह से क्रश किया गया था। छोटे-छोटे तोप बच्चों के ਨੂੰ तोप धाने ਨਾਲ से उड़ाया गया। तोप के धाने से बांध के उड़ाया गया लोगों को। 1857 में देखिए पूरे यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो मतलब आजकल का यूपी है, आप पंजाब चले जाइए, जहाँ जहाँ बगावत हुई सेंट्रल प्रोविंसेस में, बागियों को तोप के धाने, सिर्फ बागी ही नहीं, बागियों को हमेशा तो नहीं पकड़ पाए थे, कोई इनोसेंट लोग भी मार कोई देते गांव वाले को पकड़ लिया, उसको पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, बोले कि ये 4-10 लोग जो हैं ये शामिल हैं और इनको जो है तोप के धाने से बांध के उड़ा देते थे। और ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। मैं बोल ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता क्योंकि लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा जितना गोरी डिस्क्रिप्शन है उस ज़माने के अकाउंट्स में। तो एक सीन गांधी फिल्म का मुझे बहुत पसंद है जिसमें जब हंटर कमेटी में पूछा जाता है कि क्या आपने लोगों की मदद करने की कोशिश की जो लोग घायल हुए, तो बोलते हैं कि अगर किसी ने मदद मांगी तो अगर कोई मांगता तो फिर मैं ज़रूर मदद करता। तो उनको पूछा जाता है कि एक बच्चा जिसको 303 राइफल की गोली लगी हो वो किस तरह से मदद मांगेगा। तो अब एक्चुअल जो ट्रायल हुआ उसमें पूछा गया था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला कि जो है क्राउड इतना भारी हो गया था, हम पे अटैक हो जाता, हमने सेल्फ डिफेंस में चलाई गोली। यही क्या उन्होंने? हाँ यही कहते हैं। और तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि हाँ 1857 का भूत तो सवार था कि उनको लग रहा था कि अच्छा हिंदुस्तानी अगर इकट्ठे हो गए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन क्या हम जलियांवाला बाग को अच्छे से हम याद कर पाए हैं? मेरे ख्याल से वो एक बहुत अहम सवाल है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ डिनर ਕੀਤਾ? अच्छा वो कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं मालूम है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है डायर का कि इस ट्रायल के बाद अंग्रेज स्प्लिट हो गए इस बात पे। अच्छा, हाँ, तो उनको तो सेंश्योर कर दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स ने, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो उनकी बड़ी तारीफ की कि इस इंसान ने जो है बहुत अच्छा काम किया है एम्पायर के लिए। पर हाउस ऑफ कॉमन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने हाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका सेंशरिंग हुआ था कि उनको कहा गया था कि भाई जो बहुत गलत, जैसे मैंने कहा ना विंस्टन चर्चिल ने भी बात की थी इस बारे में, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो है अंग्रेज नस्ल पे एक दाग लग गया कि हमारे एम्पायर का जो है मॉरल बेसिस रहा ही नहीं इस बात इस ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ اخلاقی ਸਾਡਾ हाँ कि अब कोई मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ब्रिटिश राज को कंटिन्यू होना चाहिए, अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये खौफ लोगों को हो रहा था। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो बड़ी तारीफ हुई उनकी। वह जो रुडयार्ड किपलिंग है जो बड़े फेमस, जो हमने जंगल बुक वगैरह पढ़ा है, रुडयार्ड किपलिंग ने तो कहा था कि द मैन हु सेव द एम्पायर। अब उन लोगों को लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए तो पैसा इकट्ठा किया गया, उनको दिया गया कंट्रीब्यूशन। अंग्रेज जो कंजर्वेटिव जो तबका था वहाँ पे, उन लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी। तो हिंदुस्तानी जाने जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। तो और यही रियलिटी है ब्रिटिश एम्पायर की कि ये लाशों पे खड़ा हुआ था और लोगों के खून से हिंदुस्तानी लोग या अफ्रीका में लोग ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। हाँ माइकल ओडवायर को मार दिया कैक्सटन हॉल में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। हाँ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? नहीं, ये दो अलग लोग हैं। हाँ। सर माइकल ओडवायर जो पंजाब के ਬਹੁਤ लेफ्टिनेंट ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ DYER ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। हाँ, दोनों के नाम सिमिलर हैं। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, जिन्होंने सर माइकल ओडवायर, सर माइकल। उनको जो है ख़त्म कर दिया कैक्सटन हॉल में जाके। और ये थे रेजिनल डायर, डायर और ड्वायर, बड़ा सिमिलर साउंडिंग है। हाँ, लेकिन काफ़ी सालों तक ये चीज़ अपने दिल में वो लेके चलते रहे ऊधम सिंह कि लंदन में जाके वो IRA के साथ भी मिल गए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उनके भी उनसे भी हाँ। और उस टाइम पे अब पंजाब में भी 1919 में अंग्रेज इस बारे में इसलिए भी खौफजदा थे क्योंकि एक क्रांति की लहर पंजाब में आ गई थी। आप देखिए करतार सिंह सराभा, करतार सिंह, भगत सिंह होरी, भगत सिंह तो उसके बाद आए, लेकिन करतार सिंह सराभा और आप गदर पार्टी का आप देखिए पूरा वो हरकत में आ गई उस लहर दी, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, और एक्सटेंड ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ क्रांति लेके आई। बिल्कुल बिल्कुल। और USSR में रशियन रेवोल्यूशन उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उससे जो है पहली बार लोगों को लगा कि आम आदमी जो है तख्ता पलट के जो है वो बागडोर अपने हाथ में ले सकता है हुकूमत की। तो ये चीज़ जो है हिंदुस्तानियों को रास आ गई थी, वो बहुत मतलब इससे इंस्पायर्ड थे। अंग्रेज इसको लेकर के बड़े मतलब वो वरिड थे। जलियनवाला बाग एक सिंबल है अंग्रेज ब्रुटैलिटी का, जलियनवाला बाग एक सिंबल है हिंदुस्तानियों की कौमी एकता का, कि सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे आ गए थे और सारे लोग, हर सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए जलियनवाला बाग। बिल्कुल। और बैसाखी के दिन हुआ कि वो एक मैसेज था कि जब आपके त्योहार पे ऐसा कुछ होता है तब ये एक मैसेज दिया जाता है कि चाहे कुछ भी कर लो, रहोगे तो हमारे जूते के नीचे ही। ये अंग्रेजों का एक मैसेज था उस वक्त। हाँ, उस वक्त का। तो इसीलिए कभी भूलना नहीं चाहिए इस बारे में। हालांकि इसका जो मेमोरियलाइजेशन हुआ है आज, वो बहुत दुखदाई है कि पूरे मेमोरियल को तहस नहस कर दिया गया है। रेनोवेशन करके जो वो छोटा एली था, जो जिस गली से हम जाते थे बाग में दाखिल होते थे, उसके ऊपर खुला रहता था 2 बिल्डिंग्स के बीच में, जैसे उस जमाने में था। उन्होंने बिल्कुल अब उसको तोड़ के जो है एक शॉपिंग आर्केड जैसा बना दिया है, इससे साइड में मूर्तियां बना दी गई हैं और वो ऊपर का कवर कर दिया गया है। तो अब लगता ही नहीं है कि वो जलियांवाला बाग ही है, जलियांवाला ओरिजिनलिटी खत्म करती है। हाँ, अब लोग सेल्फी मारते हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे हजारों लोग शहीद हुए। तो ये थोड़ा सा जो है मुझे इस बात से एतराज़ है। मेहरबानी थोड़ी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया थैन साहब।